जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे जो हम लोग का बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र देखेंगे, जो कि यहाँ पर एडुटेरिया की तरफ से क्वेश्चन बैंक के रूप में आपको दिया गया है। ठीक। और आज हम लोग देखेंगे जो 47वीं बीपीएससी है, उसी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखेंगे, जो कि आपका 2008 में इसका एग्ज़ाम लिया गया था। ठीक। इसमें टोटल आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और हम लोग जो इस सेट को शुरू किए हैं, तो हम 47वीं से लेकर आपको 65वीं तक, जो 66वीं तक है, उसको कंप्लीट कराएंगे। तो हम लोग यहाँ पर शुरू से चलेंगे 2008 से, जो भी एग्ज़ाम हुआ था 2021-20 तक, तो हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ भी आपको वीडियो दे दिया जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक। और ये जो बीपीएससी का हम लोग प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, तो यह आपको बिहार दरोगा या फिर बिहार स्पेशल कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर 47वीं बीपीएससी और संयुक्त परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा। ठीक। यहाँ पर आपका समय 2 घंटा। ठीक है, ये सभी। और यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न है, तो आपको ये अलग अलग करके दिया गया है। जैसे कि आपका इतिहास का अलग दे दिया गया है, इसमें भी इतिहास में भी आपको प्राचीन भारत का अलग, आधुनिक भारत का अलग, तो और इसी प्रकार दिया गया है। चलिए हम इसको देखते हैं। टोटल हम लोग इसको शायद 1 घंटे में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 150 प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक। यहाँ पर जो हम लोग का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो ये बौद्ध जो सभा है, ये कश्मीर में आयोजित की गई थी। ठीक, आपको याद रखना होगा। और इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो वसुमित्र के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न दूसरे नंबर है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम इंडिका है। ठीक। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको फास्ट में ही करते चलेंगे। हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी। तो हर्ष चरित्र नामक जो पुस्तक है, वह बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो इस पुस्तक का लेखक जो था, विशाख दत्त थे। ठीक, राइट आंसर यह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है, वो कुंडल ग्राम में हुआ था। कब हुआ था, तो 540 ईस्वी में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महापरिनिर्वाण जो हुआ था, निर्माण जो हुआ था महात्मा बुद्ध का, वह हुआ था कुशीनगर में। ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का, महात्मा बुद्ध ने अपनी पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो पहला जो धर्म चक्र परिवर्तन था, वह सारनाथ में उनके द्वारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मगध की राजधानी कौन सी थी। देखिए यहाँ पर मगध की राजधानी कौन सी थी। तो वह राजधानी थी गिरिव्रज, जो कि राजगिरीश के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया। वह शासन किया गया था मौर्य वंश के द्वारा। ठीक। और इसका जो मौर्य वंश का शासन रहा, तो 322 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी पूर्व तक, ईस्वी पूर्व से लेकर आपको, और ये 298 ईस्वी पूर्व तक रहा था। टोटल यहाँ पर आपका 20 वर्ष हो रहा है, 22 से 98, तो इतना दिन शासन रहा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, यहाँ से 10 नंबर देखिए। प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, वह था आपका तक्षशिला। ठीक। देखिए यहाँ पर जो आया हम लोग का मध्यकालीन भारत, वो हम लोग का तो जो था प्राचीन भारत से 10 प्रश्न थे, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मध्यकालीन भारत से है। प्रश्न है कि सभी भक्तों संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें क्या विशेषता थी उन्हें। तो यह विशेषता थी कि अपने वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। तो यही सभी संतों का एक समान विशेषता थी। ठीक। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मुहत्तसिव, ये जो मुहत्तसिव था वह क्या था। तो ये मुहत्तसिव का एक पद होता था। और यह क्या पद था, सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, या फिर लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी। तो यह जो होता था मुहत्तसिव, तो इसका जो काम होता था वह लोक आचरण अधिकारी होता था। ठीक। चलिए अगला पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी, यहाँ पर देवगिरी का शासक कौन था। तो देवगिरी का जो शासक था, वह था रामचंद्र देव था। ठीक।
अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक, तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, चलिए, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में। ठीक, चलिए, अगले जो प्रश्न यहाँ पर देखिए, जो भारतीय आधुनिक भारत है। ठीक, यहाँ पर जो 5 जो प्रश्न था मध्यकालीन से था, 10 जो प्राचीन से था, और यहाँ पर जो है आप और भी प्रश्न है ये आधुनिक भारत से है। जो पहला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई थी, तो यह इसकी स्थापना 1828 में की गई थी। ठीक, अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की गई थी वह किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि अनुशीलन समिति थी। यहाँ पर अनुशीलन समिति थी, तो यह जो समिति थी एक क्रांतिकारी समिति थी। क्या थी? अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि सुरक्षा प्रकोष्ठ है, रिंग फेंस की नीति संबंधित है, तो यह जो संबंधित है यह सुरक्षा प्रकोष्ठ की, तो यह संबंधित है आपको वारेन हेस्टिंग्स से। किससे? वारेन हेस्टिंग्स से। अगला जो प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष की बात करें लाला लाजपत राय। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। ठीक, चलिए, अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि देवबंद, यहाँ पर देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वह जो थे कौन थे? वह थे अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि ये स्वतंत्रता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वह देवबंद के विद्वान थे। ठीक, देवबंद के। अगला प्रश्न कि सरदामिनी कौन थी? तो सरदामिनी जो थी वह राज कृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन थी? सरदामिनी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो यह एनफील्ड जो राइफल है यह कब शामिल की गई? यह शामिल की गई थी जनवरी 1857 में। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल, यहाँ पर देखिए, अखिल भारतीय व्यापार संघ जो कांग्रेस की स्थापना हुआ था मुंबई में, वह हुआ था 1920 ईस्वी में। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोग प्रेरित था और ना ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसके द्वारा कहा गया था? यह किसने कहा था? तो यह कहा गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा यह सब बातें कही गई थी। ठीक, क्या कही गई थी? कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोग प्रेरित था और ना ही यह उसके द्वारा सोचा और या योजनाबद्ध। ठीक, अगला प्रश्न के 27 नंबर जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है, प्रश्न 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? यहाँ पर किसने, कितने नहीं है, किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यह तेज बहादुर सप्रू के द्वारा निभाया गया था। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निष्क्रिय विरोध सिद्धांत के जो प्रतिपादन है यह किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचलन था? तो उदारवादियों के नीतियों का जो प्रचलक था वह था लीडर। कौन था? लीडर। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है वह लीडर। 30 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि वह कौन कांग्रेसी अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व वर्ल्ड लेवल दोनों से बर्ताई की? तो वह यहाँ पर क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से बर्ताई की। तो यह कौन थे? वह थे आपका अबुल
कलाम आज़ाद थे जो दोनों से वार्तालाप किए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना फैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीट दी गई थी? तो पूना पैक्ट और क्या है सांप्रदायिक में अवार्ड, यहाँ पर सांप्रदायिक अवार्ड है एवं पूना पैक्ट में जो है दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो यहाँ पर देखिए जो सीटों का वितरण किया गया था क्रमशः 71 और 148, जो कि पूना फैक्ट में 148 और यहाँ पर सांप्रदायिक में 71। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एक आईसीसी, यहाँ पर देखिए AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? वो कौन थे? तो वह जो थे यहाँ पर जमुना लाल बजाज। कौन थे? जमुना लाल बजाज, जो कि यहाँ पर 1930 में उनको जेल भी भेजा गया और जो खजांची के रूप में रहे तो AICC के खजांची भी रहे। ठीक, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1899 से लेकर 1900 तक, यहाँ पर 1 साल हो रहा है। ठीक, के मुंडा क्रांति के नेता कौन था? तो इस मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा जी थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता है वह स्वामी सहजानंद, दयानंद नहीं बल्कि सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। ठीक, अगला प्रश्न है कि यहाँ पर हम लोग का 34 नंबर प्रश्न है, 35 नंबर देखिए, और 35 नंबर जो प्रश्न है तो ये आपका राज्य विशेष से है। ठीक, यहाँ पर जो हम लोग का 34 प्रश्न था तो आपको हिस्ट्री से पूछा गया था और यहाँ पर जो 35 नंबर से यह राज्य विशेष से है, यानी कि स्पेशल बिहार। वह कह रहा है कि बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ, तो यह अंतिम चरण का जो चुनाव हुआ वह कितनों सीटों के लिए हुआ था? तो वह हुआ था 93 सीटों के लिए। ठीक, कितने? 93 सीटों के लिए ये विधानसभा का जो चुनाव हुआ। अगला प्रश्न है कि 36 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है जी, आपको ये कुछ और है। देखिए हम लोग सूची 1 को सूची यहाँ पर 2 से मिलाना है। यहाँ पर प्रश्न है कि सूची 1 कृषि जल व्यवसायिक क्षेत्र को सूची 2 बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही करके यहाँ पर चुनना है आपको। ठीक, पहला में है आपका कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान, फिर यहाँ पर है दक्षिण बिहार मैदान, छोटा नागपुर का पठार और फिर है छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर आपको कूट भाषा में करना है। चलिए हम इसको लगाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर जो पहला ए है कि उत्तर एवं पूर्व बिहार का मैदान, तो ये उत्तर एवं उत्तर पूर्व का जो बिहार का मैदान है वो आपका 29.87, यानी कि 29.87% यहाँ पर पहला का ये हो गया। सॉरी, यहाँ पर पहला यहाँ ना जी, पहला का आपका ये हो गया, पहला का पहला कर लीजिए। ठीक, फिर है दूसरा में हम लोग का कि दक्षिण बिहार का मैदान, तो दक्षिण बिहार का जो मैदान होगा वह कितना होगा? दक्षिण बिहार का मैदान जो होगा आपका, ठीक, यहाँ पर 23.71 हो जाएगा प्रतिशत, और छोटा नागपुर का जो पठार है तो वह हो जाएगा उसका 26.14%, और जो छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ है वह है आपका 20.28%, यानी कि ए का ए, बी का बी, सी का सी और डी का डी, ऐसे ही आपको इसमें लगाना है। ठीक, इस कूट भाषा में जो बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन जो हम लोग का बी का हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो प्रश्न है हम लोग का 37 नंबर प्रश्न है, और यहाँ पर भी आपको कथन में बताना है कि कौन कौन से सही है। ठीक, यहाँ पर 4 को आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। यहाँ पर है कि बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि योगदान का लगभग 67% है। दूसरा है बिहार में यहाँ पर बिहार में रेशम उद्योग 100 यहाँ पर 1.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। और फिर है बिहार में प्रति वर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाता है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती हैं। ठीक,
आपको इस पर विचार करना है, ठीक है। और कौन सही लग रहा है उसको आपको लगाना है। अगला है कि बिहार के 85 से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है, ठीक। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए इसमें जो आपका सही होगा तो वह होगा ऑप्शन, यहाँ पर कौन सा सही होगा? यहाँ पर 2 और 3 सही है, बिल्कुल सही है। देखिए 2 और 3 क्या क्या था? 2 और 3 यही था, 2 और 3 ये जो है आपका सही है, बाकी सब गलत है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हम लोग का 38 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिहार में सिंचाई के माध्यम में जो सही नहीं है वह कौन सा कथन है? वह आपका कथन हम लोग का यहाँ पर, हाँ 38, इसका जो कथन पूछा जा रहा है कि सही नहीं है, तो वह बिहार में कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों के द्वारा सिंचित होता है। यह जो कथन है बिल्कुल सही नहीं है, ठीक। इसको आप लोग गलत काट दीजिएगा, बाकी ये जो 3 है इसको पढ़ लीजिए, ये सही है, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 39 नंबर प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न है, यहाँ पर भी थोड़ा बड़ा ही दिया गया, तो छोटा कर लो। देखिए यहाँ पर छोटा यहाँ से यहाँ तक है। और इसमें प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि तो इसमें 55% जो जनता है परम निर्धनता में रहने का कारण क्या है? तो इसमें रहने का जो कारण है कि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर है जो तीव्रतम है। प्रजनन दर की बात हो रही है तो वो तीव्रतम है। और फिर है यहाँ पर बिहार की कृषि जलवायिक दशाएं नितांत प्रतिकूल है। इस दो कारणों के जो है, 2 कारणों से यहाँ पर जो है बिहार की निर्धनता तीव्र रहती है, ठीक। यानी कि 55% जो निर्धनता का कारण है यही है, ठीक। चलिए यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन जो आपका 2 और 3 सही होगा, ठीक, कथन सही है। अगला जो प्रश्न हम लोग का 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो सही अवरोही क्रम की बात करें तो पहले दरभंगा हो जाएगा, उसके बाद सारण होगा, उसके बाद सिवान होगा और फिर वहाँ पर समस्तीपुर हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी आपका सही है। अगला जो प्रश्न देखिए, यहाँ पर 41 नंबर आपसे प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों है और दूसरे में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है। तो यहाँ पर कह रहा है कि संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे जो है कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को आपको चुनना है, ठीक। चलिए यहाँ पर हम लोग का सूची 1 में है कि बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, और दूसरा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता। तीसरा है कि बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, और चौथा है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम सही आपको मिलान करके दिखाते हैं। पहला जो है हम लोग का बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक, बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? उसमें जो होगा आपका वह होगा राज्य मार्ग 2 हो जाएगा, ठीक। इसमें कौन सा होगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हो जाएगा। और यहाँ पर और दिया गया है, और फिर यहाँ पर जो दूसरे नंबर में हम लोग का है तो वह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है। तो बिहार से नहीं गुजरता है जो NH आपका 12 है, वह आपको बिहार से नहीं गुजरता है। तीसरा है यहाँ पर है कि बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, तो सबसे लंबा हो जाएगा आपका यहाँ पर 31, यानी कि NH 31 जो है वो सबसे लंबा है। और चौथा है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है, तो यहाँ पर जो NH 87 है वो बिहार के लिए यहाँ पर आपका नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग मिलान कर लिए। और इसका कुट भाषा में भी आपको बताना है, तो कुट भाषा में ऑप्शन जो आपका ए वाला है वो सही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 42 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि नदियों जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, तो नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है वो कौन सी है? वह है आपका कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कौन कौन सी?
क्रमनाशा, गंडक और ये घाघरा, जो 3 नदियां हैं जो बिहार उत्तर प्रदेश के बीच के सीमा रेखा बनाती है। ठीक, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही होगा। अगला जो प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग का प्रश्न 43 नंबर है। ठीक, 43 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2002 के लिए बिहार में जन्म दर जो प्रति हजार पर कितना था। तो जन्म दर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अनुसार बिहार के जन्म दर प्रति हजार पर क्या था, तो कितना था प्रति हजार पर 30.9 था। ठीक, चलिए यहाँ पर वर्ष 2002 की बात हो रही है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार थे। तो कोयले के जो अनुमानित भंडार थे वह 160 कितना थे 160 मिलियन टन थे। ठीक, अगला प्रश्न है कि बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात पूछा जा रहा है कि बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात क्या है। तो वह कृषि श्रमिकों का अनुपात यहाँ पर है, और यह वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार आपसे ये बात हो रही है, जो कि यहाँ पर 2001 के बाद कितने 2011 में हुआ था। तो यहाँ पर ये 2008 का पेपर है, इसलिए आपको ये 2001 की जनगणना की बात हो रही है। ठीक, कितना था 48.18%। ठीक, चलिए हाँ यहाँ पर प्रतिशत ही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अवरख उत्पादन करता है। तो सर्वाधिक जो अवरख का उत्पादन करता है वो कौन सा है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर अवरख का उत्पादन बिहार करता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो अफीम उत्पादन के जो प्रसिद्ध था वह कौन था, बिहार था। ठीक, यहाँ पर जो स्पेशल यदि आपसे बिहार से पूछा जा रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो आंसर करने की कोशिश करिएगा, तो बिहार जहाँ पर दिखे उसी को आप लोग आंसर करने का कोशिश करिएगा। ठीक, चलिए जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न आए और जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तो वह स्पेशल बिहार से पढ़ रहे थे और दोनों का आंसर क्या लगा, बिहार ही लगा। ठीक, चलिए 48 नंबर प्रश्न है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। तो किसको हराया था, मेजर बारो को हराया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर की बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। तो बाबू कुंवर सिंह जो वीर कुंवर सिंह के नाम से जाने जाते थे और उसका जो देहांत उनका हुआ वह 26 अप्रैल 1858 को हुआ। कब हुआ था, 26 अप्रैल 1858 को। चलिए अगला प्रश्न क्या प्रश्न है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम आता है जो सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की बैठक में भाग लिया। तो वह जो भाग लिया गया था फणींद्रनाथ घोष के द्वारा, फणींद्रनाथ घोष के द्वारा यहाँ पर भाग लिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में। अगला प्रश्न है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो दिल्ली अधिवेशन आपको याद होगा वह किसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ। तो 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था, वह किया गया था गया में। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का ये 52 है। 53 नंबर प्रश्न क्या है, 53 नंबर जो देखिए यहाँ पर आपका 53 नंबर जो प्रश्न आया तो यह भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से यहाँ से प्रश्न शुरू हुए। ठीक, और प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं। यह जो भारत के प्रधानमंत्री है वो मुख्य हैं, तो वह मुख्य क्या है, केंद्र सरकार का मुख्य है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो शक्ति है वो सांसद को दी गई है। ठीक, चलिए कोई भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो आप लोग जल्दी कमेंट कर लीजिएगा कि सर ये प्रश्न का आंसर गलत है या फिर दूसरा कोई होगा। ठीक, तो आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो हटाया जा सकता है आपको सांसद के द्वारा। किसके द्वारा, सांसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में कौन सी विषय है, कृषि का है, शिक्षा का है, पुलिस का है या फिर रक्षा का है। तो यह शिक्षा का है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है हम लोग का है, प्रश्न कह रहा है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन था। तो उसके अध्यक्ष जो थे कौन थे, बलवंत राय मेहता थे। कौन थे, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो यह कब तक यथावत रहेगा, यह 2026 तक जो है यह यथावत रहेगा, यानी कि वह रहता चलेगा। अगला प्रश्न हम लोग का कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और ... में आरंभ की गई। ठीक, सर्वप्रथम राजस्थान और ... में आरंभ की गई। तो यह कब आरंभ की गई, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई। यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो आपको याद होगा 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न हम लोग का 61 नंबर प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो यह निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन जो बी है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 19 है वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान गया था। यहाँ पर लघु संविधान गया था। तो कहा गया था, कहा ऐसा होता है कि लघु संविधान कहा गया था। तो यह कहा गया है किसको, 42वां संविधान संशोधन को। ठीक, ऑप्शन जो है आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक, जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल इसकी नियुक्ति जो किसके द्वारा होता है। तो इसकी नियुक्ति जो होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर आपसे हम लोग से प्रश्न स्टार्ट हुआ भारत का भूगोल, और पहला प्रश्न है कि महासागर में ऊंचा जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है। तो महासागर में जो ऊंचा जल तरंगें है वो उत्पन्न कैसे होती है, यह होती है चंद्रमा के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण तब होती है जब चंद्रमा बीच में हो। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होती है। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा दिन कब होता है। तो सबसे छोटा दिन कब होता है जी, यह होता है आपको 23 दिसंबर को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है, यहाँ पर जो हम लोग का 68 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उसके परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए यहाँ पर जो कथन आपका सही नहीं है वह ऑप्शन वाला यहाँ पर देखिए वह सी का सही नहीं है। क्या है और सब सही है, आप इसको पढ़ने की आप लोग कोशिश करिएगा, पढ़ भी लीजिएगा पहला। और जो यहाँ पर तीसरा सही नहीं है, और तीसरा यह है कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार कंपजनित सुनामी के, यहाँ पर है कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार कंपजनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई। यहाँ पर अनगिनत में लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत का घाट उतरा। यह कथन जो है आपका गलत है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर कितना था, ये 68 था। यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि 64 किलोमीटर लंबी, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, और प्रश्न है कि 64 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से
2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय टोर्नियो के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर, द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अटलांटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। और यह कटक है। यह कटक कौन सा है? तो यह जो कटक की बात हो रही है वह कटक है आपका मध्य महासागरीय कटक है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न हम लोग का है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको कथनों पर विचार करना है। और क्या है, पहला यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि पहला जो हम लोग का कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार की ही विस्तारित भाग है। दूसरा है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नित यहाँ पर समभिन्नति से हुई। और तीसरा है कि गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई। चौथा है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेटो, यूरोपीय प्लेटो तथा चीनी प्लेटो के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर विचार करना है, यहाँ पर कौन से सही है। ठीक, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। तो इस कथन में सही जो है ऑप्शन 1, 2 और 3 जो है वो बिल्कुल सही है। चौथा जो है आपका गलत है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेटो, यूरोपीय प्लेटो तथा चीनी प्लेटो के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप ये कथन गलत है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योगों के ऐसे अवस्थितीय स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण है। यहाँ पर प्रमुख कारण क्या है? तो इसके प्रमुख जो कारण है वह है गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ प्रदेशों के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निष्पक्षों का मिलना तथा इस क्षेत्र के इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा, यही कारण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कि यहाँ पर 72 नंबर प्रश्न यहाँ पर हम लोग का सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। और प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि प्राकृतिक आपदा, एक तरफ आपको प्राकृतिक आपदा है और दूसरी तरफ यहाँ पर प्रत्यक्ष है। इसको आपको कंपोजिंग यानी कि मिलान करना है। देखिए यहाँ पर जो बाढ़ है, यहाँ पर बाढ़ का जो है आपका, तो बाढ़ ये आपको बिहार, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में यह बाढ़ हो जाएगा। भूकंप, दूसरा जो भूकंप है तो ये आपको हिमालय तथा गिरिपाद क्षेत्र। और सूखा है तो सूखा कहाँ पर आ जाएगा? सूखा हो जाएगा आपका झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। और यहाँ पर चक्रवात है तो चक्रवात है ये मध्य पूर्वी भाग चक्रवात का हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कुट भाषा में भी बताना है तो कुट भाषा में जो ऑप्शन आपका ए होगा वो सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर हम लोग का 73 नंबर प्रश्न क्या है? यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो महाविभाजन का जो वर्ष है वो कौन कहलाता है? 1921 का महाविभाजन का वर्ष कहलाता है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता रहित औसत से नीचे है? तो साक्षरता रहित जो औसत से नीचे है वह राज्य है आपका ओडिशा। ठीक, अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का प्रश्न 75 नंबर है कि 2001 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला जो राज्य है वह राज्य है आपका महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम थी? तो साक्षरता की जो दर सबसे कम थी वह बिहार का कम था। ठीक, चलिए आगे जो प्रश्न हम लोग का है तो ये आपको विश्व का भूगोल है। ठीक, क्या है? ये विश्व का भूगोल है। और कह रहा है कि इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं यहाँ पर हैं। ठीक, यहाँ पर जो इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं कौन कौन सी है? तो वह सीमाएं जो उभयनिष्ठ है वह है आपका लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ ये सभी उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। और एक तरफ है रेल मार्ग और उसको जोड़ने वाला स्थान है। ठीक, चलिए तो हम इसको मिलान करते हैं। यहाँ पर देखिए
पहला में हम लोग का जो है कि यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, और दूसरा है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, तीसरा है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, चौथा है ओरिएंट, यहाँ पर ओरिएंट रेल मार्ग। कौन सा? ओरिएंट रेल मार्ग। तो इसको हम लोग जब मिलान करेंगे तो देखिए वो कैसे होगा, वह जो हो जाएगा आपका यहाँ पर यूरोपीय, देखिए यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो है रेल मार्ग वह हो जाएगा आपका पेरिस से वर्सा। क्या है? पेरिस से वर्सा है। दूसरा है जो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ये क्या है? ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूनस आयर्स से वालपाराइसो, ये जो आपका तीसरे से हो जाएगा। और जो ट्रांस साइबेरियन है, ठीक, ट्रांस साइबेरियन है वो आपका यहाँ पर तीसरे का तीसरे हो जाएगा, ठीक, लेनिनग्राद से यहाँ पर व्लादिवोस्तोक तक। और जो चौथा है यहाँ पर ओरिएंटल रेल मार्ग, तो ये पेरिस से लेकर आपको कहाँ तक? पेरिस से इस्तांबुल तक, यहाँ पर पेरिस से इस्तांबुल तक। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ठीक। तो ये आप लोग इसका मिलान कर लिए। चलिए यहाँ पर कुट भाषा में भी आपको बताना है, तो कुट भाषा में कौन सा हो जाएगा? 4 3 2 1, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी वाला। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हम लोग का 83, यहाँ से हम लोग का प्रश्न है वो हम लोग का 77 78 नंबर प्रश्न था। यहाँ पर 79 देख, यहाँ पर प्रश्न है कि चुने गए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन से कथन आपको बताना है कि सही नहीं है? तो देखिए, कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन तथा उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता, ठीक है। ये जो कथन है वो आपका सही नहीं है कि कोई भी देश जो है ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का जो उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है, ठीक, ये गलत है। अगला प्रश्न देखिए, अर्थव्यवस्था से यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। कथन ए में है कि गत सदी के 80 के दशक तथा भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थिरांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया। और दूसरा जो कारण है कि इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई, ठीक। और यहाँ पर आपको कह रहा है कि मनन करना है, का प्रयोग सही उत्तर चुनना है। इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए इसमें जो आपका सही होगा वो कौन सा सही होगा? वह सही होगा आपका, देखिए यहाँ पर है कि ए जो है सही है किंतु आर गलत है, ठीक। यहाँ पर ए जो है आपका कथन ए सही है, ये सही है, लेकिन ये जो आर है वो गलत है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि भारत में द्वितीय क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो द्वितीय क्रांति के संबंध में क्या आपको सही लग रहा है? तो देखिए इसमें जो सही होगा कि वह होगा कि इसका लक्ष्य, ठीक, द्वितीय यहाँ पर क्रांति जो हरित क्रांति की बात हो रही है। तो देखिए जो द्वितीय क्रांति था इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक यहाँ पर लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना। और दूसरा है कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। ये दो इसका लक्ष्य था, ठीक। अगला प्रश्न है कि इसमें आपको कुट में भी बताना है, तो कुट में 2 और 3 2 कर लीजिएगा, या फिर 2 3 भी हो जाएगा, वही होगा, ठीक। यहाँ पर 2 3, यहाँ पर इसका तीसरा नहीं होगा, ठीक। थोड़ा सा आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर दूसरा और चौथा होगा। इसका जो लक्ष्य है पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ यहाँ पर शस्यों उत्पादन का भी समाकलन करना है। यहाँ पर ऑप्शन जो है 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी का हो जाएगा, ठीक। 3 जो है गलत है, छोड़कर है ये गलत है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 82 नंबर हम लोग का है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोक्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन इसमें आपको बताना है कि सही नहीं है। तो वह देखिए, विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोक्ता भारत में न्यूनतम है, यह सही नहीं है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए 88, यहाँ से हम लोग का 83 नंबर प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, ठीक।
पहला यहाँ पर है 3 कथन दिया गया है, 3 है ना जी, 4 कथन दिया गया है, आपको चारों पर विचार करना है। पहला हम लोग का जो कथन है कि 1991 से लेकर 2001 दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 31% रही है। दूसरा है कि 91 की अपेक्षा 2001 में पुरुष और महिला साक्षरता दर अंतर बढ़ गया। तीसरा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या की लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है। चौथा है कि 1991 की जनगणना ने उन अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया। तो इसमें आपको कौन सा सही लगा? ठीक, तो इन चारों कथनों में जो आपका सही है वह कौन सही है? वह इन चारों कथनों में जो 1 और 4 है वो सही है। ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। 1 और 4 इसमें सही होगा। 1 और 4 क्या था? यही था 1 और 4। ये हम लोग का 1 सही है और ये 4 सही है, बाकी दोनों ये बीच वाला गलत है। चलिए अगला प्रश्न की है 84 नंबर जो हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि भारत के अध्यातन निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। यहाँ पर मनन करने वाला प्रश्न आपको ज़्यादा पूछा गया है और यहाँ पर पढ़ने की सही जो है कथन, सही कथन आपसे पूछा गया है। तो देखिए पहला यहाँ पर है कि भारत के निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का 21% तथा रत्न एवं आभूषण का 17% योगदान रहा। दूसरा है कि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका संयुक्त रूप से भारत के निर्यात में 53% तथा उसके आयात में 40% हिस्सा रखते हैं। तीसरा है कि लैटिन अमेरिका, उप महासागरीय अफ्रीकी तथा मध्य पूर्व के देशों भारत निर्यात व्यापार के लिए सर्वाधिक संभाव्य बाजार प्रस्तुत करते हैं। ठीक, तो इसमें और चौथा भी है कि विश्व निर्यात में भारत की भागीदारी 2% से कुछ अधिक है। इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए इसमें से जो कथन सही है और वह कथन जो सही है आपका 1, 2, 3 और यहाँ पर देखिए ये जो 1, 2, 3 है ये तीनों सही है, बाकी जो चौथा है वो गलत है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर आपका डी सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो चालू यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो न्यूनतम आय वाला चालू मूल्यों पर पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा? वह बिहार होगा। ठीक, बिहार जो है सबसे कम है। न्यूनतम पूछा गया कि सबसे न्यूनतम कौन है, तो बिहार है। अगला जो प्रश्न हम लोग का 86 नंबर है कि निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिक स्वराज्य की प्राप्ति होती है? तो अधिक जो स्वराज्य की प्राप्ति होती है वो निगम कर से अधिक होती है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग आया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय नीति का एक उपकरण जो नहीं है वह ब्याज दर वह नहीं है, इंटरेस्ट रेट वह नहीं है। अगला प्रश्न है कि 88 नंबर प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये रहा। ठीक, और प्रश्न कह रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तृतीय क्षेत्र का जो अंश होता है वो बढ़ता जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला पॉइंट देखा जाए, प्रश्न हम लोग का कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वह कब किया गया था? यहाँ पर छठवीं जो है पंचवर्षीय योजना के तहत उसी की अवधि में की गई थी। और कब की गई थी? तो देखिए इसका जो स्थापना है ये 22 जुलाई 1982 को की गई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की? तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसकी रूपरेखा PC महालनोबिस के द्वारा तैयार की गई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है, किसका विषय है? तो यह विषय है समवर्ती सूची का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो मुख्य स्रोत की हम लोग बात करें तो वह सेवा क्षेत्र है। कौन? सर्विस सेक्टर है।
अगला प्रश्न देखिए 93 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय मानकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो आकलन है वह किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर आपको साइंस से प्रश्न है और ये भौतिकी का प्रश्न है। कह रहे हैं कि विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसमें आपका यूरेनियम का उपयोग होता है। अगला पॉइंट है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय जो सुई है वो आपको उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। अगला 97 नंबर जो प्रश्न हम लोग का है, तो प्रश्न कह रहे हैं कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? नली में कैसे पैदा करते हैं? तो देखिए ये कैसे पैदा करते हैं, ये करते हैं तंतु को गर्म करके। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कमरों को ठंडा किया जा सकता है। कमरों को ठंडा किया जा सकता है तो यह संपीड़ित गैस को छोड़ने से इसको कमरों को ठंडा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों का अलग करने का तरीका है वर्ण विक्षेपण, जो कि प्रिज्म से आपको गुजारा जाता है। ऑप्शन जो है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, जिसको यहाँ पर 7 प्रकार रंग होते हैं और इसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि लोलक की काल अवधि। तो लोलक की जो काल अवधि है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। क्या करती है? लोलक की जो यहाँ पर काल अवधि है वो उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसका कारण क्या है? करे कि तैरने से तालाब में तैरने से यहाँ पर तैरने से तालाब में तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है तो वह है क्लोरीन के कारण जो है त्वचा जल जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जल वैद्युतिक यहाँ पर वैद्युतिक जल जब वैद्युतिक गति यहाँ पर जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? तब होता है यहाँ पर कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान से है, जो कि आपका केमिस्ट्री का है। चूहा मारने की जहर किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है? तो यह बना होता है पोटेशियम साइनाइड से। ठीक, प्रश्न है कि पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तो पीतल में धातुओं की बात करें तो तांबा और जस्ता होता है। ऑप्शन जो है डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में पूछा जाए कौन सी धातु होती है? तो लोहा होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर हम लोग का 5, यहाँ पर हम लोग का 6 प्रश्न क्या है? 6 नंबर जो प्रश्न है कि हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा। तो हाइड्रोजन के जलाने से वाटर यानी कि पानी का निर्माण होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर हम लोग कहें कि सोने को घोला जा सकता है। सोने को कैसे घोला जा सकता है, किस में? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक, यहाँ पर कौन सा है? नाइट्रिस और एसिड के मिश्रण से। ठीक, 3:1 के हिसाब से जब हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक से रहेगा तो इसको सोना को घोला जा सकता है। अगला प्रश्न है कि शक्कर के किण्वन से बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? पूछा गया कि क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से जो बनता है वह बनता है इथाइल अल्कोहल बनता है। अगला प्रश्न क्या करें कि जीव विज्ञान और पर्यावरण से प्रश्न करें कि गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक सबसे अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? कौन सी उर्वरक का जो सबसे अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो अच्छा होगा? तो गेहूं में नाइट्रोजन का जो। ठीक, अगला प्रश्न है कि एसिप्रिन कहाँ से मिलता है? एसिप्रिन कहाँ से मिलता है? तो एसिप्रिन जो है ये आपको मिलता है एक पेड़ से। ठीक, अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा एसिड रेन होती है। तो ये रेन होती है कारखानों से। ठीक, अगला प्रश्न है हम लोग का कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है आपका कर्नाटक। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का
प्रश्न देखिए यहाँ पर सम समय की, जो कि एक करंट अफेयर का प्रश्न आता है, तो हम लोग करंट अफेयर को यहाँ पर स्किप कर दे रहे हैं, क्योंकि आपका जो करंट अफेयर है इससे आपका कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो करंट अफेयर पूछा जाएगा तो यहाँ पर 2007 और 6 से करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, तो हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, या हम लोग के फ़ायदे के लिए नहीं है। सब देखिए वहाँ पर पीछे पीछे का यहाँ पर करंट है समसामयिक की, तो मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर 105 कितने से था, 113 से लेकर यहाँ पर कहाँ तक के आपका करंट अफेयर था, तो 113 से लेकर और लगभग यहाँ पर गोवा में बर्खास्त किया गया, यहाँ पर 35, 36, 43 संयुक्त। यहाँ पर देखिए आपका जो 100, देखिए वो सभी आपका, देखिए यहाँ पर नौकरशाही का कार्य क्या है, तो यहाँ पर नौकरशाही का जो कार्य है ये क्या है, तो इसका जो कार्य होता है वह उपायुक्त में से सभी सरकार को प्रतिबंध, और भी कुछ था क्या प्रश्न। यहाँ पर न्यायमूर्ति बजाज का गठन किया गया, तो यहाँ पर सभी जो है आपको देखिए यहाँ पर वहीं से आपका 113 से लेकर जो यहाँ तक प्रश्न था वो सभी करंट अफेयर का था, तो आपके फ़ायदे के लिए नहीं है। ठीक, यहाँ पर और कोई प्रश्न नहीं था, सभी जो था करंट अफेयर था। यहाँ पर भारत के आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर किसे कहा जाता है ऑप्शन यहाँ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, और भी कई प्रश्न है। नानावर्ती आयोग की सूचना है, ये सभी जो आपका करंट है, तो मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक, का मुख्य विचार इसको स्किप कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए आपका जो मैथ का प्रश्न है, तो ये आपको ये वीडियो को पोस्ट करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना जो मैथ है इसको बनाइएगा। देखिए यहाँ पर 141 से 42, और फिर जो हम लोग का यहाँ से है 143 से, ठीक, 143, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और फिर यहाँ पर 50। तो यह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और जो करंट अफेयर था उसको मैंने स्किप कर दिया, मैथ को भी स्किप कर दिया। मैथ आप लोग बनाइएगा और टोटल जो हम लोग प्रश्न था उसको देख लिए। ठीक, और जो अगला आपका 2048वें बीपीएससी का आएगा तो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स। और आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।